बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के ऊपर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। DSM-5 के मुताबिक इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पढ़ते हैं। DSM-5 एक ऐसी किताब है जो कि साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। DSM-5 के प्रीवियस लेक्चर्स हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट दिया को विज़िट करें। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है? DSM-5 के मुताबिक इसके 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया A, B, C एंड D। अगर क्लाइंट इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो आप उसे सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। क्राइटेरिया नंबर A के मुताबिक क्लाइंट को परसिस्टेंटली सोशल यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है और इन 4 एरियाज़ के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने में नज़र आती है। अब हम इन चारों एरियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नंबर 1 ये कि जब सोशल पर्पस के लिए क्लाइंट को कम्युनिकेट करना होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट के अप्रोप्रिएट कम्युनिकेट नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो एक प्रॉपर तरीका होता है मिलने का, तो वो एक प्रॉपर मैनर्स के मुताबिक अगले पर्सन से मिल नहीं पाता। ना ही क्लाइंट वर्बल तौर पर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, ना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर पाता है, यानी गेस्चर्स के थ्रू या पोस्चर्स के थ्रू जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। जैसे कि जब कोई हम लोगों ने किसी चीज़ को शेयर करना हो वो भी कम्युनिकेशन में आता है, प्रॉपर लिसनिंग हो वो कम्युनिकेशन में आता है, फॉलो करनी हो किसी भी डायरेक्शंस को वो नहीं प्रॉपर तरीके से क्लाइंट जो है वो कर पा रहा होता है। इसके अलावा कॉपरेशन नहीं कर पा रहा होता, कोई टास्क अगर दिया जाए तो उसमें कॉपरेट नहीं करता। इसके अलावा एक प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहा होता, पर्सनल स्पेस को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता और मैनर्स नहीं है उसके अंदर, उसको ये नहीं पता कि किधर पब्लिक प्लेस में किस तरह से मैनर्स को यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब एक नॉर्मल पर्सन होता है, जब वो डिफरेंट जगहों पे जाता है तो डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट करता है, यानी अपनी कम्युनिकेशन को उस जगह के मुताबिक लेके आने की कोशिश करता है कि जिस तरह का माहौल है उस तरह की बात करे। फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम में बैठे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मली बच्चा बैठता है, मैनर्स के साथ बैठना होता है, और अगर वो प्लेग्राउंड में है तो आप इनफॉर्मल होते हो, आप गेम्स खेलते हो, आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, फ्रेंड्स बनाते हो। सो बेसिकली उसको ये नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको कैसे कम्युनिकेशन चेंज करनी है, कैसे जो है वो डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट करना है। मिसाल के तौर पर बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, कब हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कब हमने फॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। सो ये तमाम चीज़ें उस बच्चे को नहीं समझ आ रही होती कि उसको कब क्या करना है, और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम देखने में नज़र आ रही होती है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब एक नॉर्मल पर्सन कम्युनिकेट कर रहा होता है, कोई स्टोरी सुना रहा होता है, तो डिफरेंट रूल्स को फॉलो करता है, डिफरेंट तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से इंटरेस्ट पैदा करता है, कम्युनिकेट करता है, या उसके अंदर जो है अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो उस वर्ड को रीफ्रेज करेगा, यानी अगर एक आपको सेंटेंस नहीं समझ आए तो उसको किसी और तरह से बयान करने की कोशिश करेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बयान करने की कोशिश करेगा, या सिग्नल्स दे के आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। सो बेसिकली इन बच्चों के अंदर क्या है कि इन बच्चों को जो है प्रॉपरली जो कम्युनिकेशन के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना नहीं आता, और ये एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें रूल्स ही फॉलो करने नहीं आ रहे होते, चाहे वो वर्बल तौर पर कम्युनिकेट करना हो चाहे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना हो। पॉइंट नंबर 4 ये कि जब नॉर्मली कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो अपनी ज़ुबान में डिफरेंट ईडियम्स, फ्रेजेस, ह्यूमर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जिनके एग्जैक्ट सेम मीनिंग्स नहीं होते। जैसे कि आई हैव बटरफ्लाइज इन माई टमी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हूँ, नर्वस फील कर रहा हूँ। सो जो ये बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ना ही इन चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हुए यूज़ कर पाते हैं। क्राइटेरिया नंबर B के मुताबिक सोशल कम्युनिकेशन करते हुए ये जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसकी वजह से क्लाइंट की फंक्शनल लिमिटेशन देखने में आती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, सोशल पार्टिसिपेशन में, सोशल रिलेशनशिप में, एकेडमिक अचीवमेंट में एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में। ये किसी एक एरिया में भी हो सकती है और इन तमाम एरियाज़ के अंदर ये डिफ़िकल्टी देखने में नज़र भी आ सकती है। क्राइटेरिया नंबर C के मुताबिक इसका ऑनसेट अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में हो जाता है।
क्राइटेरिया नंबर डी ये है कि जब भी हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं तो हमें ये देखना है कि सोशल कम्युनिकेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, किसी मेडिकल कंडीशन या फिर आपके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या किसी और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से ना हो। अगर क्लाइंट इन चारों डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता है तो आप उसको सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अब हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसके डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, यानी ऐसे फीचर्स जो इसके साथ हमें देखने में नज़र आते हैं, जैसे कि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट यानी हिस्ट्री ऑफ डिले इन रीचिंग लैंग्वेज माइलस्टोन्स इन क्लाइंट्स के अंदर देखने में नज़र आते हैं। इसके अलावा अवॉइड सोशल इंट्रैक्शन ये एक सिम्टम है जो हमें इन बच्चों के अंदर देखने में नज़र आता है। इसके अलावा ADHD भी हो सकता है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस एज में हम ये बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर रेयरली सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि 4 से 5 साल की उम्र में बच्चा अमूमन सोशल कम्युनिकेशन की जो भी चीज़ें हैं उन्हें लर्न कर चुका होता है, कैसे वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना है, तो इसके बाद ही हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। जिन बच्चों के अंदर कम मसला होता है उनका अक्सर डायग्नोसिस अर्ली एडोलेसेंस में जाके किया जाता है। अब हम इसके रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ आ जाते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वगैरह मौजूद हो तो उनके बच्चों में ज़्यादा रिस्क है, चांसेस हैं कि उनको जो है सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को दूसरे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ किस तरह से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर हमें कम्युनिकेशन की जो है वो डिफ़िकल्टी देखने में आती है, लेकिन इसके साथ साथ उनका रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर होता है जो कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी इंटरेस्ट, एक्टिविटी या बिहेवियर के बारे में होता है। सो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ भी हमें इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर बच्चे के जो है वो इम्पेयरमेंट तो होती है सोशल कम्युनिकेशन में, लेकिन इसके साथ साथ उसकी फंक्शनल लिमिटेशन भी होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, सोशल पार्टिसिपेशन में और एकेडमिक अचीवमेंट में। सो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसको डिफरेंशिएट करती हैं सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से। नेक्स्ट हम लोग सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। जो सोशल एंजाइटी या फोबिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, उन्हें पता होता है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करनी है, वो वर्बली और नॉन वर्बली अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से आती है, यानी जब वो एंशियस होते हैं तो वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम उनके अंदर देखने में नज़र आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम होना ज़रूरी है, तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज करते हैं। अब हम सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट देखें तो हम डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, सोशल स्किल्स ग्रुप और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शामिल है। इसके अलावा हम लोग जो है वो पेशेंट्स को SLP यानी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र करते हैं, जो कि क्लाइंट को प्रॉपरली स्पीच थेरेपी देते हैं। सो अगर आपको किसी भी पर्सन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो आप उनको जो है वो एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट या एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप DSM-5 की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।